नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मगणी, वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट विजय सरदाना सर। सर का अपना यूट्यूब चैनल है, बट वो इट्स नॉट हिज प्राइमरी थिंग। सर इज एन एडवोकेट ऑन बोथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो दिल्ली हाई कोर्ट। सर का जो स्पेशल एरियाज हैं, दैट इज टेक्नो लीगल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आई एम इट्स एन ऑनर टू हैव सर ऑन माई शो। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग, और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉक्स हमने प्लान किया आगे आने वाले समय के लिए, कीपिंग बोथ इंडिया एंड अफ्रीका आल्सो इन फोकस। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो सर। नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं स्ट्रेट जंप करूंगी टॉपिक पर। आखिर आजकल ये जो हमारे केजरीवाल जी हैं, इतने चुप चुप क्यों हैं, इतने गुमसुम क्यों हैं? क्या भगवंत मान जी ने उनको धोखा दे दिया है, या राघव चड्ढा की शादी में जो खर्चा हुआ है वो बहुत भारी भरकम हो गया, जो उनको सदमा लग गया है? जी सर, ओवर टू यू। सबसे पहले, क्योंकि हम पहली बार मुलाकात हो रही है आपके दर्शकों से, तो सबसे पहले मेरा सबको प्रणाम। और गायत्री जी और हमने बहुत अलग ढंग से सोचा है आप सबके लिए। मैं 1 मिनट का बैकग्राउंड दे दूं कि हम लोग पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। गायत्री जी का चैनल काफ़ी पॉपुलर है, मेरा भी चैनल बहुत अच्छा रिस्पांस देता है। आपके सामने उसका एड्रेस भी है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन अदर देन पॉलिटिकल एंड सिमिलर इश्यूज, हम चाह रहे हैं कि अफ्रीका और इंडिया के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और दोनों हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं। मैं भारत में हूं और मैडम अफ्रीका में हैं। तो हमने सोचा क्यों ना दोनों कॉन्टिनेंट साइड में, दोनों देशों के और आई विल से ज्योग्राफीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए। क्योंकि मेरा अफ्रीका से काफ़ी संबंध रहा है। पिछले महीने भी मैं 7 दिन वहीं तंजानिया में था। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं हिंदुस्तान की कंपनियों के लिए और हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, और अगर हम वहाँ की जानकारी नहीं रखते हैं तो अच्छी बात नहीं। तो उस पर हम डिटेल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मुद्दों पे चर्चा करेंगे। और आपसे निवेदन है, और ये एक चीज़ और हमने डिसाइड किया है कि ये जो एपिसोड आएंगे ये दोनों चैनल्स पे आएंगे। गायत्री जी के चैनल्स पे भी आएंगे ताकि आप लोगों को मिल जाए और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी मिल जाए। तो नॉलेज शेयरिंग में हम कोई शर्म नहीं करें। तो इस भूमिका के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। और जो गायत्री जी ने सवाल उठाया है आज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक राजनेता, एक व्यक्ति जो हर छोटी बड़ी बात पे हमेशा शोर मचाने को तैयार है, अचानक आजकल खामोश क्यों है। और आजकल हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। देखिए, जहां तक बात है राघव चड्ढा की, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक खटास तो जरूर होगी। पर्सनल है, लेकिन बताना दर्शकों को जरूरी है। आपको याद होगा जब पंजाब चुनाव से पहले मिसेस केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था, और जिसमें ये कहा गया था कि उनकी बेटी की शादी राघव चड्ढा से होनी है, और ये बात तय हो गई। अब अगर आज वो परिस्थितियां नहीं हैं, आज राघव चड्ढा की शादी किसी और से हो रही है, तो निश्चित रूप से जो एक खटास होती है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो दिखे या ना दिखे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में रह जाती है। लेकिन ये पारिवारिक मामला है, पर्सनल मामला है, हम इसकी ज्यादा विवेचना नहीं करेंगे। वी हैव टू रिस्पेक्ट द प्राइवेट स्पेस, पहली बात। दूसरा जो मुद्दा आया है कि क्या भगवंत मान ने डिच कर दिया है केजरीवाल को। देखिए, भगवंत मान को इस समय जो है वो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से कनाडा में घटनाएं हो रही, उसका कहीं नेगेटिव प्रभाव पंजाब की राजनीति और पंजाब की समाज पे ना पड़े। एज ए चीफ मिनिस्टर उनको ये देखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए उनको केंद्र सरकार के साथ मिलके काम करना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन देश हित में, पंजाब की जनता के हित में, मुझे लगता है अगर भगवंत मान साहब केंद्र सरकार के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दे रहे हैं, या किसी और के कहने पे किसी और तरह के बयान या भाषण नहीं कर रहे हैं, तो ये एक भगवंत मान की मैच्योरिटी। और मेरा जहां तक पर्सनल व्यू है, मैं भगवंत मान को कंपेरेटिव टू केजरीवाल ज्यादा मैच्योर मानूंगा। क्योंकि देखिए, भगवंत मान साहब एक पोएट है, वो समाज पे बहुत बारीक नजर रखते हैं। एक पोएट का काम होता है, एक कवि का काम होता है, एक राइटर का काम होता है, समाज में जो घटनाएं हैं उनको बड़ी बारीकी से देखना, तभी वो अपनी बात निकाल पाएगा, रख पाएगा।
चाहे वो साहित्य के रूप में हो या कविता के रूप में। और भगवंत मान साहब को मैं ये थोड़ा बेनिफिट आउट देना चाहूंगा, चाहे वो केजरीवाल के सबॉर्डिनेट हैं या जूनियर हैं या कलीग हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट। अब बात आती है केजरीवाल की। केजरीवाल साहब की दुविधा ये है कि अगर वो बोलेंगे तो फंसेंगे। तो इस समय उनकी मजबूरी यह है कि वो खालिस्तान को क्रिटिसाइज तो कर नहीं सकते। अब अगर क्रिटिसाइज आप कर नहीं सकते, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो देश के गद्दार हैं, देश के खिलाफ जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कनाडा में बैठ के जिस तरह से पन्नू का वीडियो आया और जो भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, ये कोई भी देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। कारण बहुत सिंपल है कि जो भारत का घोषित आतंकवादी है उसको पहले तो कनाडा सरकार नागरिकता देती है और फिर ये कहती है कि वो हमारे सम्मानीय नागरिक थे और अगर उसकी वहां हत्या हो गई है तो उसमें भारत के एजेंट्स कहीं ना कहीं शामिल हैं। अब ये बहुत विचित्र बात है और पूरा देश इससे उद्वेलित है। ऑपोजिशन हो, चाहे सत्तारूढ़ दल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी ने भी कनाडा के इस स्टेटमेंट का स्वागत नहीं किया है। इनफैक्ट सबने खुल के अपनी बात रखी है, सिर्फ केजरीवाल साहब। और ये बात अपने आप में कभी कभी जो चुप्पी होती है वो बहुत कुछ कहती है। तो इस समय कटघरे में केजरीवाल है, क्योंकि उनको अपने बयान स्पष्ट करने चाहिए कि क्या वो कनाडा के अंदर जिस तरह से पन्नू ने हिंदुओं को वहां से जाने के लिए धमकाया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत के खिलाफ जो बयानबाजी करी, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? इस समय न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि आई विल कीप न्यूट्रल स्टैंड। इसका मतलब आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। जब राष्ट्रहित की बात होती है तब वहां न्यूट्रलिटी नहीं होती, आपको क्लियर पोजीशन लेनी। तो ये है मेरा असेसमेंट जो आपने गायत्री जी मेरे से सवाल किया। सर, इनके खालिस्तान से संबंध हमेशा निकलते रहे हैं, तो अब जो एकदम ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो गया है। इनफैक्ट अक्टूबर 2 और 3, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद द डेट, नहीं 5 एंड 6 अक्टूबर, कंफर्म डेट 5 एंड 6 अक्टूबर को 4 ऑर्गेनाइजेशंस, 4 इंस्टीट्यूशंस, रॉ, आईबी, एटीएस एंड एनआईए, इनकी मीटिंग हो रही है, हाई प्रोफाइल मीटिंग, जिसमें एंटी खालिस्तान ऑल आउट मिशन डिस्कस होने वाला है। एंड उससे कहीं ऐसा तो नहीं इनको सांप सूंघ गया, क्योंकि इनकी पार्टी सभी को पता है खालिस्तान सपोर्ट करती रही, क्योंकि ये पीएम बनने के जो इनके एम्बिशंस थे वो कहीं ना कहीं खालिस्तान से जुड़े हुए थे। जी सर। देखिए, अगर इनके उम्मीदें भी थी या अगर इन्होंने कहीं ये सपने पाले भी थे तो ये शायद इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। क्योंकि हिंदुस्तान में कोई आदमी चाहे कितना भी किसी भी पार्टी का हो, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने या उनको समर्थन देने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन नहीं करेगा। अब आपके दिल में क्या इच्छा है? आप प्रधानमंत्री बनना चाहते थे खालिस्तान के या पंजाब के सीएम बनना चाहते थे? ये आपके महत्वाकांक्षा हो सकती है, देश विभाजन आपके सपने में हो सकता है, लेकिन केजरीवाल साहब को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हिंदुस्तान है। यहाँ आप फ्री बिजली, फ्री पानी दे के थोड़े समय के लिए लोगों को मूर्ख बना सकते हो, सत्ता में आ सकते हो, लेकिन अगर जनता को ये पता लग गया कि आपकी कोई भी घटना देश के खिलाफ है या देश की गद्दारी की तरफ ले जाती है, तो यही जनता कुर्सी से गर्दन पकड़ के उतार भी सकती है। फिर उस समय लॉ एंड ऑर्डर भी कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इस समय आपको ये मजबूरी होगी। और यहां तक कि भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी राजनेता जो संविधान की शपथ लेता है, भारत की अखंडता की कसम खाता है, अगर वो इस तरह की घटना करेगा तो वो राष्ट्रद्रोह कहलाएगा और उसके खिलाफ जो भी संसदीय कार्रवाई होती है, संवैधानिक कार्रवाई होती है, लीगल कार्रवाई हो सकती है। और जो सारे रास्ते हैं वो सब खुले हैं, क्योंकि देश के ऊपर राजनीति नहीं हो सकती।
देश के ऊपर आपकी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती। आपकी सारी महत्वाकांक्षा उस संविधान के दो, जिसे कहते हैं जो पन्ने हैं, उनके अंदर सीमित रहेगी, उसके बाहर नहीं जा सकती। और मुझे लगता है केजरीवाल साहब को ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जितने इस समय उनके ऊपर लीगल केसेस चल रहे हैं, उनके मंत्रियों पे लीगल केसेस चल रहे हैं, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनकी जगह दिखा दी है कि आप कितना भी शोर मचा लीजिए, आप वीआईपी नहीं है, आपके मुद्दों का जब नंबर आएगा तब हम सुनवाई करेंगे। और भारत की संसद ने जो कानून पास करने थे वो भारत की संसद ने कानून पास कर दिए। तो मुझे लगता है केजरीवाल साहब ने भारत की संसदीय परंपरा और भारत के जो न्यायालय हैं उनके काम करने की शैली और भारत के संविधान के जो प्रावधान हैं, पिछले दिनों इस बात को समझ लिया होगा। और अगर अभी भी गलतफहमी है तो वक्त के साथ वो भी दूर हो सकती है। जी सर, इनकी चुप्पी के मेरे ख्याल से कई कारण हो सकते हैं ना, क्योंकि एक तो राघव चड्ढा ने शादी कर ली, वो तो आपने इलेबोरेट किया, खर्चा बहुत हुआ है सर। वैसे आम आदमी, खास आदमी नजर आ रहे थे सर। आपने कभी सुना है बोर्ड्स के अंदर बैठकर लोग बाराती बनकर जा रहे हैं? मतलब ये आज आई डोंट नो, शादीज हैव बिकम वेरी फैंसी एंड एक्सप्लोरेटरी दीज डेज, आई वुड एडवेंचरस रादर। तो बहुत फनी फनी चीजें दिखने को मिलती हैं। दूसरा आपने बताया भगवंत मान का। तीसरा इनका जो नजर आता है, जैसे इनके बहुत सारे मंत्रियों पे है, बट चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है कि खुद इनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इनका जेल जाना तय है। देखिए, जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान, ये तो गीता का ज्ञान है। इसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते। ये गलत काम करने से पहले हमारे नेताओं को सोचना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि आज की दुनिया में कुछ छुपता नहीं है। जिन लोगों के समर्थन के लिए या जिन लोगों के साथ मिलके इन्होंने घपले का प्लान बनाया, देश के अंदर धोखाधड़ी का प्लान बनाया, वो आज ज्यादातर लोग सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब ये कह नहीं सकते कि हम इनको जानते नहीं, हम इनको पहचानते नहीं, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, आप जो चाहें इस समय सरकार के पास है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास है। अब रही बात कि राघव चड्ढा साहब की शादी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, दोनों बड़े खाते पीते घर के हैं, पैसे की कमी है नहीं, और जिंदगी में जैसा भारतीय समाज में होता है, सबसे बड़ा इवेंट होता है शादी। तो अगर वो अपनी लाइफ के सबसे बड़े इवेंट में सबसे ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और फिर सबको पता है कि भाई हिंदुस्तान में जो स्टेटस है वो खर्चे से देखा जाता है। यहाँ पे जो जितना ज्यादा खर्चा करेगा उसको उतना बड़ा माना जाता है, उसका उतना अखबार में फोटो आते हैं, उतना सोशल मीडिया में वो चर्चित रहेगा। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। दूसरा, आजकल तो सोशल मीडिया राइट्स भी हैं। हो सकता है कि शादी के राइट्स भी किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर को दिए हों और बदले में उसके भी कमर्शलाइजेशन राइट्स मिलते हैं। तो ये सब चीजें, देखिए, आज की दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं जो हम पर्सनल लाइफ में, मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कमेंट करना। ये उनकी जिंदगी, निजी जिंदगी है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनका अधिकार है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। मैं अक्सर ऐसे क्षेत्रों में अपने आप को नो गो एरिया मानता हूँ कि उसमें वो उनकी पर्सनल जिंदगी है, आपको उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने विचार बस यहीं तक रखूंगा राघव चड्ढा और उनकी शादी को लेके। उनको जरूर बधाई दूंगा, नई जिंदगी की शुरुआत है, दोनों अच्छे लगते हैं और उम्मीद है कि वो आगे बहुत खुश रहेंगे। अब रही बात वापस केजरीवाल को लेके, तो देखिए, जैसा हमने पहले भी बात करी कि केजरीवाल साहब की मजबूरी आ गई है। अगर वो बोलते हैं कि मैं भारत के साथ हूं और मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, आज तक उन्होंने खालिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और अगर आज वो नहीं बोलते हैं तो मेरा निवेदन है देश की जनता से और खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कि आपको पता है कि आपके नेता के दिल में खालिस्तान के प्रति क्या भावनाएं हैं। अगर आपको पता है तो एक बार उनसे निवेदन कर दीजिए कि आप अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि अगर आप खामोशी रखेंगे तो हम ये मानेंगे कि आप खालिस्तान के समर्थक हैं। आपको वो प्रूव करने के लिए कि आप खालिस्तान के समर्थक नहीं हैं,
आपको ये स्टेटमेंट देना होगा कि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूं, और अगर आप नहीं देते हैं, आपकी चुप्पी हम इसको समर्थन मानेंगे। जी, तभी शायद उनको सदमे पे सदमे लग रही हैं, इसलिए वो बिल्कुल ही चुप हो गए हैं। आजकल मीडिया में एड्स भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं और न्यूज़पेपर्स में भी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, केजरीवाल की सरकार और उससे रिलेटेड जो भी स्लोगन्स चलाते थे, वो भी कम हो गए हैं, अगर देखा जाए। बट मैं अगर राघव चड्ढा की शादी बोलूँ तो इट हैज़ जस्ट हैपेंड एंड इट हैज़ बीन देयर। सो आई विल अवॉइड दैट टॉपिक नाउ, इट्स अ पर्सनल टॉपिक। बट भगवंत मान पर एक चीज़ ज़रूर है सर, जो मीडिया में फ्लोट कर रहा है, लंबे टाइम से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल माइट गो टू जेल। सो जो पार्टी पे जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं इसके बाद राघव चड्ढा के हाथ में चला जाता है। एंड विद हिम गेटिंग परिणीति चोपड़ा, बिकॉज ये सारी कैलकुलेशंस बहुत बारीकी लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर किया जाता है जब बात आती है पॉलिटिक्स की। परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा मेक अ स्ट्रॉन्ग कपल एंड अ वेरी गुड क्राउड पुलर, वोट पुलर ऑल्सो। उनके कॉन्टेक्स्ट में अरविंद केजरीवाल और उनकी मैम, उनके जो मिसेस हैं, वो उतने बड़े नहीं हैं एंड दे हैव बीन टेंटेड नाउ, जिस तरीके से सभी बोलते हैं, नो, उनके जो कस्मे की बातें एंड द अदर थिंग्स। सो अब पावर बैलेंस शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी में। मुझे नहीं लगता। देखिए, उसका कारण अलग है। राघव चड्ढा कैन बी वेरी प्रेजेंटेबल, ही इज इंटेलेक्चुअल। मेरे साथ जब इनका कैरियर पॉलिटिक्स का शुरू हुआ था, एकदम बच्चे थे, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, स्टूडियोज में, बाकी फोरम्स में कई बार हम लोगों ने साथ डिबेट करी है। वक्त के साथ मेच्योरिटी आई है, अच्छी बात है, ही इज ए गुड लर्नर, पढ़े लिखे हैं, तो एडॉप्ट और एक्सेप्ट, मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज फास्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, उनको पता है कि कहाँ और कितना बोलना है, क्योंकि उनको गाइड करने के लिए कई सीनियर राज्यसभा मेंबर भी हैं जो उनके क्लोज हैं, खासकर जो पंजाब से हैं। मैं जानता हूं, उनकी ज़्यादा चर्चा में नहीं करूँगा। दूसरी बात, उनका परिवार भी कुछ एजुकेटेड लोगों का है, उन्होंने भी समझाया होगा कि भैया अपने लिमिट में रहो यार, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अपने को राजनीति नहीं करनी है, जब तक आराम से चलती है चलाओ, और जिस दिन मन भर जाए, अपना काम धंधा बिजनेस चल रहा है, सीए फर्म है उनके फादर की भी शायद, उसको संभालो, और अगर राजनीति ही करनी है और आम आदमी पार्टी में ज्यादा नहीं टिकना है तो माइग्रेट करके बीजेपी में चले जाना। तो ये ऑप्शन भी मेरे को लगता है कि अगले 5-7 प्लीज साल के रिपीट, अंदर ये, माइग्रेट करके भी बीजेपी में चले जाना। हाँ, प्लीज। अगर अगर देखिए सिचुएशन अनबियरेबल होती है विद टाइम, देखिए आम आदमी दोस्ती पार्टी बदल, में। आम आदमी पार्टी में, क्योंकि देखिए समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं, और ये बात भी आप समझिए कि कल को अगर केजरीवाल के साथ कानून की कार्रवाइयां आगे बढ़ती हैं और किसी कारण से उनको कुर्सी छोड़नी पड़ती है, मुझे नहीं लगता कि वो राघव चड्ढा को हैंडओवर करेंगे। केजरीवाल साहब बहुत महत्वाकांक्षी हैं, और मुझे लगता है कि वो लालू प्रसाद जी का मॉडल फॉलो करेंगे। वो अपनी वाइफ को शायद सामने लाएंगे, उनको बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली में जितने भी उनके मंत्री हैं या जितने भी उनके पदाधिकारी हैं वो उनके खास लोग हैं, उसमें राघव चड्ढा का रोल नहीं है। राघव चड्ढा को इसलिए इंपॉर्टेंस मिली थी पंजाब में, क्योंकि सुन आफ्टर पंजाब, मैं अब दो चीजों को कह रहा हूं, सुन बिफोर पंजाब ये था कि राघव चड्ढा लाइकली टू बी सन इन लॉ ऑफ केजरीवाल, क्योंकि उनकी मिसेज का वीडियो है। तो उन्होंने अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए पंजाब में राघव चड्ढा को वहां भेजा, क्योंकि वो अपने घर का आदमी था। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, अब राघव चड्ढा को इतनी वेटेज नहीं मिलेगी। उसका कारण बहुत सिंपल है, अब राघव चड्ढा हिंदुस्तान में फिल्म एक्ट्रेस के साथ उनका रिश्ता है, और अब वो एक पॉलिटिशियन से ज्यादा अब वो सेलिब्रिटी स्टेटस में आ गए हैं, और सेलिब्रिटी स्टेटस की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि वो इस तरह के बयान नहीं दे सकते जो उनका सेलिब्रिटी स्टेटस को डाउन करे, और राजनीति में आपको बहुत बार बयानबाजी में झूठ भी बोलना पड़ता है। तो ये बड़ी दुविधा रहेगी राघव से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आप केजरीवाल के समर्थन में ज्यादा से ज्यादा बयान दें। अगर राघव चड्ढा उतना खुल के, उतना मुखर होके जैसे संजय सिंह बयान देते हैं,
या बाकी जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के समर्थन में बयान देते हैं, उतना मुखर होके अगर राघव चड्ढा सामने नहीं आए तो निश्चित रूप से दूरियां बढ़ेंगी। और 6 साल का भी टेन्योर है, आप राज्यसभा में रहेंगे, उसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि राज्यसभा की सीट उनको मिले। लोकसभा की सीट वो कहां से लड़ेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि राघव चड्ढा का कोई मास बेस नहीं है। वो एक इलीट प्रेजेंटेबल पर्सन है। राज्यसभा वाज द राइट रूट। दिल्ली विधानसभा का क्योंकि क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है और उस समय स्थितियां अलग थी, बीजेपी डिसइंटीग्रेटेड थी, दिल्ली में उनका प्रभाव नहीं था, कांग्रेस बुरे हाल में थी, तो एक नो ऑप्शन चॉइस के अंदर राघव चड्ढा को पूरा मौका मिला। हालांकि वो पहले साउथ दिल्ली से चुनाव हार चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि राघव चड्ढा इज नॉट ए मास लीडर और ना वो बन सकते हैं। तो उनका एक हर एक मास लीडर की अपनी एक, जिसको कहते हैं ना, एक रस्टिक अप्रोच होती है। कोई भी मास लीडर होता है, उसकी जो जुड़ाव होता है, उसका पहनावा होता है, उसका बोलचाल होता है, वो थोड़ा सा रस्टिक होता है, वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होता है। आप कहीं भी देख लीजिए। और जो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं वो मास के साथ जुड़ नहीं पाते, लोग उसको अपना नहीं मानते। उनको लगता है बाबू साहब आए हैं, अब आए हैं तो चाय वाय पिलाइए, सेवा वेवा करिए और ये मेहमान की तरह रखिए और इनको जाने दीजिए। वो मेहमान से ज्यादा नहीं होते। तो ये स्थिति राजनीति में रहती है। अब सवाल इस बात का है कि अगर इक्वेशन केजरीवाल के साथ आने वाले दिनों में बिगड़ती है, फॉर वॉट एवर रीजंस, इट कैन बी फैमिली एंगेजमेंट, वो थोड़ा ज्यादा फैमिली में एंगेज हो जाएंगे क्योंकि देखिए सेलिब्रिटी हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, विदेश जाएंगे, बॉम्बे की पार्टियां अटेंड करेंगे, पेज 3 में अक्सर देखे जाएंगे, बहुत कुछ होगा। शायद वो पब्लिसिटी केजरीवाल को नहीं पचे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आज तक पोस्टर पे सिर्फ केजरीवाल की फोटो आती थी और कोई नेता को हक नहीं था। लेकिन अब एक पैरेलल नेता, यंग लीडर, उनके मुकाबले मीडिया अटेंशन ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, ये शायद लीडर को बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल साहब अंदर से बहुत इनसिक्योर है। इस बात को आपको मानना होगा। तो एक तो ये उनका कंसर्न है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अगर दूरियां बढ़ती हैं, मनमुटाव बढ़ता है, तो राघव चड्ढा के पास दो ही ऑप्शन है, राजनीति छोड़ दें और अपना बिजनेस संभाले, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक बार जिसको राजनीति का चस्का लग जाता है, आपको लुटियन दिल्ली में बंगला मिल जाता है, आपको सरकारी गाड़ी मिल जाती है, आपके आगे पीछे सिक्योरिटी होती है, तो दिमाग खराब होना वाजिब है। इसीलिए लोग हिंदुस्तान में कैरियर पॉलिटिशियन होते हैं, वो इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। वो पूरी जिंदगी उस कुर्सी और सिक्योरिटी और गाड़ी के चक्कर में पूरी जिंदगी निकाल देते। समाज सेवा करना चाहे तो वैसे भी कर सकते थे, लेकिन उनको वो नहीं करनी है। उनको सत्ता में रह के ही सत्ता का सुख भोगना है और एज ए बाई प्रोडक्ट समाज सेवा करनी है। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो राघव चड्ढा अगर अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो कम से कम एक पॉलिटिकल एफिलिएशन रहेगा। और अगर कहीं पे बीजेपी को लगता है कि, हालांकि बीजेपी की आइडियोलॉजी में वो फिट नहीं हो पाएंगे, ये भी मुझे लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग आए हैं जो रिटायर नहीं होना चाहते थे पॉलिटिक्स से, उनको एक पार्किंग स्पेस चाहिए था, तो बीजेपी कैन अफोर्ड टू प्रोवाइड दैट पार्किंग स्पेस। उसमें कोई दिक्कत बीजेपी को नहीं लगेगी। तो ये मेरा असेसमेंट है आने वाले दिनों में, अगर केजरीवाल और राघव के बीच में कुछ होता है तो। लेकिन आज मुद्दा है कि केजरीवाल खामोश क्यों है। जी सर, हम 3-4 पॉइंट्स तो कवर कर चुके हैं, बट एक पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जेल जाने वाली बात जो हमने की, उनके ऊपर जिस तरीके से दिन प्रतिदिन, अभी रिसेंटली मिस्टर नायर भी घेरे में आए और अभी साउथ में भी अरेस्ट किया गया, दिल्ली लिकर स्कैम। ऐसा लग रहा है उनके चारों तरफ वो जो बोलते हैं ना, कॉफिन टाइट किया जा रहा है, रफली लाइक दैट, या फिर जाल टाइट होता जा रहा है। तो उसकी वजह से वो भी वाजिब चूंकि है। हाँ, देखिए, उनके वकीलों ने समझाया होगा कि देखिए आप ज्यादा उछल कूद ना करें, आप मोदी को बहुत गाली दे चुके, अब ज्यादा दोगे तो शिकंजा और तेजी से टाइट होगा। चुनाव आ रहा है, जितना समय हो सके आप बाहर रहिए। अगर आप ज्यादा उछल कूद करेंगे तो शायद आपको कहीं हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़ जाए, आपकी पूरी चुनावी रणनीति खराब हो जाएगी। और
बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो मुझे लगता है उनके वकीलों ने उनको एडवाइस दी होगी कि गो स्लो, डोंट बी लाउड माउथ, आपके बस की बात नहीं है ये सब करना, क्योंकि जो लोग कांच के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। ये कहावत बहुत पुरानी है लेकिन बहुत सटीक है। और इस समय केजरीवाल साहब रह रहे हैं शीश महल, जो हर तरह से कांच का बना हुआ है, जिसकी छत, दीवारें, पर्दे सब कुछ कांच के, जो सब कुछ अगर डिटेल में जाएंगे तो सब टूट के बाहर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात उनको शायद समझ आ गई होगी, इसीलिए। और दूसरा, अब पहले जो उन्होंने अपने ऊपर हर चीज अपने लेवल पे क्लियर कर दी थी, जब से संविधान संशोधन या जो संसद में जो कानून पास हुआ है सर्विस एक्ट, दिल्ली सर्विस एक्ट को, उसके बाद अब उनकी मजबूरी ये है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट भी खुद साइन नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उनको एलजी की परमिशन चाहिए। तो जो आपका सवाल था कि अखबारों में जो खर्चे हो रहे हैं, जो सब कुछ होता था पहले, मनमर्जी चलती थी, अब उसके लिए एक सिस्टम बन गया है कि आप प्रपोजल जाएगा, एलजी अल्टीमेटली उसको साइन करेंगे और ब्यूरोक्रेसी जाके एलजी से परमिशन लेगी एज पर प्रोवाइडेड गाइडलाइंस ऑफ हाउ टू रन ए गवर्नमेंट। इसके लिए गाइडलाइंस है, आप मनमर्जी से कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ऐड भी करना है तो जस्टिफाई तो करना पड़ेगा किस बात का। अगर आप कहते हैं मैं फ्री बिजली दे रहा हूं, तो आप दे चुके, चुनावी वादा था, जनता कर रही है, बार बार रिपीट करके आप क्या करना चाह रहे हैं? आप क्या टैक्स पेयर के पैसे से पब्लिसिटी स्टंट करना चाह रहे हैं? जो हुआ है, करीब इन्होंने जो इतना 1200-1500 करोड़ रुपए अभी तक पब्लिसिटी पे लगाया है, और दिल्ली आरआरटी के लिए ये कह रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई आप अपनी पब्लिसिटी पे 1200 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आप 800 करोड़ नहीं दे सकते। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सपोज हो गई। तो अब इनके लिए जो एक सिंपैथी होती थी वो धीरे धीरे सिस्टम में खत्म होती जा रही है, क्योंकि इनको पहले उम्मीद थी कि मैं एंटी मोदी स्लोगन करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट शायद थोड़ा सा सिंपैथेटिक हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये बात समझ में आ गई कि अगर हमने इनका समर्थन किया तो इन्होंने रात को 2 बजे उठ के फाइलें चोरी करवाना शुरू कर दी। जैसे ही हमने इनको पावर दी, इन्होंने उसका मिसयूज शुरू कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट भी अलर्ट हो गया कि भाई वी हैव टू बी केयरफुल, वी कांट ट्रस्ट पीपल ऑन द फेस वैल्यू। तो ये बात अब सामने आ गई है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी कोई हड़बड़ में नहीं है इनकी सुनवाई के लिए अर्ली डेट देने को। तो ये सब चीजें अब सामने हैं। और जहां तक बात है केजरीवाल पे शिकंजा कसना, देखिए ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 शायद जो है वो 91 या 93, आई एम जस्ट स्लिपिंग, जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल है एनसीटी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप उसका पैरा नंबर 7, 8, 9 पढ़ते हैं, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि केजरीवाल एज ए चीफ मिनिस्टर, मैं ये कहूंगा चीफ मिनिस्टर इंसिडेंटली इज केजरीवाल इज अकाउंटेबल फॉर ऑल द डिसीजंस। और अगर कोई भी कैबिनेट में डिसीजन होता है, चाहे वो पॉलिसी संबंधित है, चाहे वो रेवेन्यू इंप्लीकेशन संबंधित है, चाहे वो मैन पावर संबंधित है, किसी भी रूप में चीफ मिनिस्टर का कंसेंट मैंडेटरी है। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी अगर उसको मना करता है तो चीफ मिनिस्टर कैन इवन ओवर रूल दैट। तो इतनी पावर है सीएम के पास अंडर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। और अगर दिल्ली के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंदर केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि जो लीकर घोटाला हुआ, जितने घोटाले हुए, चाहे डीटीसी बस का इश्यू हुआ, स्कूल बिल्डिंग्स का इश्यू हुआ, एक्सेसिव पेमेंट टू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, करीब 14-15 घोटाले हैं। मेरा एक वीडियो है कि केजरीवाल के घोटालों की संख्या, अगर दर्शक चाहें तो मेरे चैनल जिसका एड्रेस है विजय सरदाना इनसाइट्स, और वहां जाके पूरी लाइन से देख सकते हैं, मैंने एक एक चीज का डिटेल एनालिसिस किया। जस्ट टाइप केजरीवाल एंड यू विल गेट ऑल द वीडियोस। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहां पे अगर डिटेल में देखेंगे तो हर जगह केजरीवाल साहब फंसते हैं। अब केजरीवाल साहब के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो एक्सेप्ट करे कि हाँ जितने भी घोटाले हुए मैं उस कैबिनेट मीटिंग में था, तो फिर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बच जाएंगे, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि साहब हम तो वही कर रहे थे जो चीफ मिनिस्टर ने कहा। दूसरा,
या तो केजरीवाल ये कहे कि साहब मुझे पता ही नहीं था, तो सवाल ये है कि क्या आपने कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करी या नहीं, मिनट्स कहाँ है। और अगर आपने कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं करी और कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया, वो पॉलिसी लागू हो गई और आपको पता ही नहीं लगा, आप चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप ये कह दीजिए कि साहब मेरे को सारे मंत्रियों ने धोखे में रखा और मैं तो एकदम मूर्छा में था, कुंभकर्ण की मैं कॉपी कर रहा था, मैं तो एकदम गहन निद्रा में था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास तो कोई मंत्रालय है नहीं, तो किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। तो अब इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे धोखे में रखा गया है। अब सवाल ये है कि अगर केजरीवाल को उनके मंत्रियों ने धोखे में रखा है, तो आपने उनको जब पता लगा तो सैक क्यों नहीं की, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? इसका मतलब वो आपकी कंसर्न से हुआ था। तो दोनों स्थिति के अंदर केजरीवाल साहब की जवाबदेही बनती है। अब इसीलिए एक चुप्पी। मुद्दे, इसीलिए चुप्पी है क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी बोलेंगे, किसी पे भी आरोप लगाएंगे, तो सबसे पहले जैसे कहते हैं ना कि आप एक उंगली सामने कर रहे हैं तो चार आपकी तरफ। बुरी तरीके से फंस गए। और आजकल उनके लिए सब बैड न्यूज पे बैड न्यूज ही आ रही है, कोई गुड न्यूज नहीं आ रही है। दैट इज द फनी पार्ट। उनको लगा था खालिस्तान को, क्योंकि एक बहुत एक ये इंसिडेंस मैं कोइंसिडेंस नहीं मानती हूँ। द मोमेंट दे केम टू पावर, इवन पीछे जब चीफ मिनिस्टर थे, और जैसे ये दिल्ली में पावर में आए, आप देखिए उसी के साथ पैरेलली किसान मूवमेंट, और उसके साथ ही इनका क्या बोलते हैं दूसरी साइड पे उधर खालिस्तान का एक्टिवेट होना, मतलब अंडर करंट हमेशा रही है, बट एकदम स्पर्ट में एकदम जो राइज आया है, दैट इज पैरेलल टू देयर कमिंग टू पावर इन दिल्ली, एज इफ इट वाज प्री प्लान्ड, इट वाज प्री डिजाइंड। पर अभी देखते हैं आगे चल के क्या होगा। जी देखिए, ये तो बार्टर अरेंजमेंट था। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, ये उनका पूरा क्लियर था। अब सवाल ये है कि केजरीवाल साहब अगर ये बोलते हैं कि नहीं मेरा कोई रोल नहीं है, तो देखिए आज की दुनिया में ये कोई मानता नहीं है। ये बात सबको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इसमें बहुत ज्यादा आगे जाने की कोई मतलब एजम्पशन की जरूरत नहीं है, मेरा कहना ये है पहली बात। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो ये आता है कि देखिए, अगर केजरीवाल का खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, तो पन्नू ने या बाकी लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली केजरीवाल पे भी एक बार कमेंट किया था। और अचानक जिस तरह से घटनाएं बढ़ी हैं केजरीवाल के सत्ता में आने के बाद पंजाब में, और उसके ऊपर खामोशी है, वो सवाल खड़े करती है। मेरे पास एक और बहुत बड़ा सवाल है केजरीवाल के लिए। 2018 में उस समय जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने 25 लोगों की लिस्ट दी थी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जब वो पंजाब आए थे, अमृतसर भी गए थे। और यही जो इस समय जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, इनको जब लिस्ट दी थी तो उनसे ये कहा गया था आप इस पे कार्रवाई करें, इन लोगों को डिपोर्ट करिए, ये क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, हमें हमारे खिलाफ मतलब हमारे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज जो कनाडा बड़ा उछल कूद कर रहा है, इनफैक्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर टुडे को एक मेल डाला है, मैंने बकायदा चिट्ठी लिखी है उनको। मैंने कहा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए लॉयर, आई वांट टू नो कि आपने आतंकवादियों को अपने यहाँ नागरिकता किस आधार पे दी, जबकि वो डिक्लेयर्ड आतंकवादी हैं, फर्जी पेपर पे आए हैं, यूएस के साथ होते हुए कनाडा पहुंचे हैं। आप अपने आप को बोलते हो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत स्ट्रांग है, क्या आपको पता नहीं लगा कि ये फर्जी पेपर वाले आतंकवादी आपके देश में आ गए और आपने उनको नागरिकता दे दी? आपने क्या क्रॉस वेरिफिकेशन किया, क्या हम जान सकते हैं? तो एज ए सिटीजन मैंने उनको अपनी तरफ से एक चिट्ठी लिखी। और किस कैटेगरी में आपने उनको नागरिकता दी है? क्या आपने उनको एज ए पॉलिटिकल असाइलम दिया है, आपने उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया है, किस आधार पे दिया है? क्योंकि ये जानना जरूरी है। अब देखते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जवाब आता है या नहीं आता, लेकिन मेरी चिट्ठी कल जा चुकी है।
कल क्या परसों जा चुकी है। तो मेरा ये कहना है कि इस बात को हमें समझना होगा। अब सवाल ये आता है घूम फिर के कि केजरीवाल साहब के मतलब आम आदमी की सरकार पंजाब में है, क्या आपके होम मिनिस्ट्री ने या आपकी जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट है, आपका जो पुलिस महकमा है, क्या आपने एक बार भी कनाडा को चिट्ठी लिखी या उनसे कोई संवाद स्थापित किया कि हमारे 25 भगोड़े आपके पास हैं, उनको आप कब लौटा रहे हैं? क्योंकि आपकी जिम्मेवारी है। तो क्या केजरीवाल या भगवंत मान ने कनाडा के साथ ये कम्युनिकेशन मे बी थ्रू फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, मैं कहता हूं कि आप डायरेक्ट ना करें, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल क्या आपने ये सवाल उठाया कि हमारे आतंकवादी और क्रिमिनल्स कनाडा में शरण लिए हुए हैं, हमें उनको वापस मंगाना है? क्या कोई इनिशिएटिव लिया केजरीवाल ने या केजरीवाल की आम आदमी सरकार ने? और अगर नहीं लिया तो आपकी क्या मंशा है? क्योंकि मोदी की डिग्री के पीछे तो आप परेशान हो, हर जगह जा जाके आप दुखी हो रहे हो, लेकिन आतंकवादियों के लिए आप परेशान नहीं, उनके लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे। तो ये क्या बताता है? आपके रिश्तेदार हैं, आपके पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपके कोलैबोरेटर हैं, आपके अलायंस पार्टनर हैं, क्या है ये आतंकवादी? तो ये जानना जरूरी है। जी तभी चुप्पी, बोलना नहीं पड़ेगा ना सर। आप बोलेंगे, आप जिधर भी बोलेंगे आप फंसेंगे जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, सर का चैनल है @विजय सरदाना इनसाइट्स और द ऑल्टरनेट मीडिया। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बोथ द चैनल्स। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू वांट टू अप्रिशिएट, यू वांट टू सेंड अ फीडबैक, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, वंदे मातरम।